प्यारे साथियों, यदि आपका सपना है दिल्ली पुलिस के अंदर अपनी सीट पक्का करना, तो आज की वीडियो के साथ आप बिल्कुल सही जुड़े हैं। यदि आप इस वीडियो को बीच में स्किप करते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा जब आपका पेपर होगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसी बात को पहले मैं साबित कर देती हूँ। क्योंकि आज की जो शिफ्ट यहाँ पे पेपर है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1/12/2023 की जो दिल्ली पुलिस की यहाँ पे पहली शिफ्ट हुई थी, उसके ओरिजिनल पेपर का सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, सारे का सारा पेपर आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स को टारगेट किया जाएगा। पूरे का पूरा पेपर है, मैं आज की वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये आप लोगों को फायदेमंद तभी रहेगा जब पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक आप बने रहते, ठीक ना। दिल्ली पुलिस के पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सभी के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर करवाने वाली हूँ, और इसी प्रकार के सॉल्यूशन की वीडियो आपको डेली यहाँ पर हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आए आप तुरंत क्लास के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर बेटा जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बैच परचेज करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपने बैच परचेज नहीं किया है, तो वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोगों की तैयारी को यहाँ पर सही पैटर्न पर और ईडीक्यूटी का जो नया एग्जाम पैटर्न है उसको टारगेट करते हुए बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। तो फटाफट से वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन, ताकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जैसा आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे, जो दिखाई दे रहे हैं वही सेम क्वेश्चन मैं कराएं, क्योंकि यहाँ से इनको कर पाना मुश्किल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं, तो उन चीजों को यहाँ पे सही तरीके से हम नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए आपके लिए पीडीएफ फॉर्म के अंदर ये क्लास है मैं अवेलेबल करवाई है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, इस बात पे विश्वास रखेगा। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट आपको देगा 100% ओरिजिनल और सही कंटेंट देगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपके साथ कोई यहाँ पर क्या है फेक काम नहीं किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखते हैं आज का प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है, आपको इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार क्लास के अंदर भी करवा चुकी हूँ, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर यहाँ पर 14 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर बात को भी याद रखेंगे। इसके अंदर हमें जीवन की स्वतंत्रता दी गई है, इसके अंदर 6 से 14 साल तक के बच्चे हम लोग क्या नहीं करवा सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल नंबर 23 में है। और इस बात को भी साथ में देखते चलना, जो मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस लेके आती हूँ, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वो बात झूठ है ना। ठीक है ना, मैम जो बातें हमसे कहती है क्या वो सच या झूठ कहती है, वो भी आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि अपील पर उच्च न्यायालय किसी आरोपी को बरी करने के आदेश को उलट देता है और उसे मृत्युदंड देता है, तो इस श्रेणी के मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रकार के क्षेत्राधिकार का उपयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको क्या किया बेटा, यहाँ पर मान लीजिए पहले उसको बरी किया जा रहा था, किसके आधार पर, उसको आदेश दे दिया कि भाई आप लोग यहाँ पे आरोपी सिद्ध हो गए, उसको मृत्युदंड दे दिया। लेकिन वो व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मेरे को जो मृत्युदंड दिया जा रहा है वो गलत तरीके से दिया जा रहा है, वो यहाँ पे अपील उच्च न्यायालय के अंदर, तो वो किस अनुच्छेद के तहत करेगा और साथ ही साथ कैसे करेगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपराधिक मामलों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और आपका आर्टिकल नंबर 134 के तहत आता है ना। वह क्या कहां पर जाएगा, सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग करेगा। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, यहाँ पर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछने वाले हैं, और आप लोगों को यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से समझने की पहले आवश्यकता है, इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कहा है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसके बारे में बताना है।
तो पहला कहा कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में 6 राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े। ठीक है, पहली बात ये गई। दूसरा क्या, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 45 को एक नए अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया और प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों आपके सही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में 6 राज्य यहाँ पर के नीति निर्देशक तत्व जोड़े, ये बिल्कुल सही है। और 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2002 में बेटा अनुच्छेद नंबर 45 को एक नए अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया और जिसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा को क्या बना दिया गया, एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मैं आपको ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को हम लोगों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाना अनिवार्य, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक नागरिक संहिता सुरक्षित करने करेगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया यूसी जो, ठीक है ना, यूसी आपका किस अनुच्छेद के तहत आता है, अनुच्छेद नंबर 44। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इस बात को देखते चलना कि आप लोगों को अब तक जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी पीडीएफ के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। और ओरिजिनल पेपर है भाई साहब, यहाँ पर तारीख दे रखी है, जाके तारीख के साथ किसी भी गूगल की साइट से डाउनलोड कर लेना पेपर को और इस वीडियो के साथ मैच कर लेना, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं मिलेगा आपको। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 44वां संवैधानिक संशोधन है, यहाँ पर बेटा समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास। यहाँ पर पूछा गया है कि उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किन आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को यहाँ पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत के जो आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जानते हैं उदय शंकर को। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है कि पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान कलाकार माने जाते हैं, वह निम्नलिखित में से अंतर से जुड़े हुए हैं, आपको इसको बताना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि पंडित रविशंकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान कलाकार माने जाते हैं और तार वाद्य में हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ है कि जब दक्षिण भारत तब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, तो दक्षिण भारत में जब बहमनी साम्राज्य चलने लग रहा था उस टाइम पे दिल्ली का जो यहाँ पे सुल्तान है वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो तो आपका बेटा बहमनी साम्राज्य की यदि स्थापना की बात की जाए तो 1347 में किसकी साम्राज्य की स्थापना, बहमनी साम्राज्य की स्थापना की दक्षिण भारत में। इस बात को बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही एक बात और लिख लीजिएगा, 1325 से लेकर 1351 तक यहाँ पर बेटा किसका शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। इस बात को भी आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गायिका श्यामा मणि देवी निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है, आपको इसके बारे में बताना है। तो गायिका श्यामा मणि देवी हैं जो आपकी रिलेट करती हैं किससे, उड़ीसा से, ठीक है ना। किससे रिलेट करती हैं, उड़ीसा से रिलेट करती हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से दे पाएंगे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत में महात्मा गांधी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यदि तुम लोगों ने +2 क्लास की इंग्लिश की बुक को ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है ना, इंग्लिश की बुक के अंदर यहाँ पर जो चंपारण आंदोलन है उससे पहले का यहाँ पर जो पूरा का पूरा ओवरऑल जो डिस्कशन है उस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है और जिसके अंदर क्या बताया गया है
कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले भी मैंने क्लास में डिस्कस किया आपके साथ कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे। 1916 और यहाँ पे बेटा 2 साल तक वो क्या है एक स्टूडेंट के रूप में उनको क्या कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि तुम एक स्टूडेंट के रूप में पूरे का पूरा भारत है उसका भ्रमण करोगे, क्या क्या कमियां क्या क्या दिक्कतें उनको समझोगे, ठीक है ना। और उसी के आधार पर यहाँ पर 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस उद्घाटन समारोह के अंदर ये शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्या कहा गया है सार्वजनिक उपस्थिति पूछी गई है, तो ये जो चीजें हैं ये तो आपकी बाद में आती है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हैं ये तो बाद में आती है, उससे पहले वो बनारस हिंदू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी वह क्षेत्र जहां प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे का हिस्सा नहीं है, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि वो नदी है भागीरथी, ठीक है ना। भागीरथी नदी सप्त सिंधु जो आपका प्रारंभिक क्षेत्र है किसका वैदिक आर्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अश्विनी यहाँ पे जो आपकी चिनाब नदी है पुरुष झेलम नदी है, ये तीनों नदियां हैं जो यहाँ पर क्या है प्रारंभिक वैद्य आर्य हैं उस टाइम पे यहाँ पर उनके बारे में बात हुआ है, लेकिन आपकी भागीरथी नदी के बारे में इसका यहाँ पे जो हिस्सा है नहीं है, इस बात को बच्चे याद रखेंगे। पूछा गया है कि मध्यकालीन समय का नई सीरी किला निम्न में से किस वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि मध्यकालीन समय का जो नई दिल्ली स्थित सीरी किला है वो इस्लामी वास्तुकला का एक यहाँ पर क्या है बेटा उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। आपका बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे और इसके साथ ही आप लोग इस बात को भी गौर कर लेंगे यदि तुम्हारा टारगेट जीडी इनमें से कोई भी आपका टारगेट है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के जब तक पेपर नहीं होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो भी आपके ओरिजिनल पेपर है, ठीक है ना, ओरिजिनल पेपर बनते हैं हर दिन मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। सॉल्यूशन से हम लोगों का बेटा माइंड खुलता है, हम लोगों को ये क्लियर होता है कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं और किन एग्जाम्स के टॉपिकों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। टारगेट आपका है कंप्लीट हम कराएंगे, लेकिन तभी होगा जब दोनों साथ चलेंगे। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेटा यहाँ पे क्या पूछा गया है अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हाकिम खालिस्तान का शासक था और उसे ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इस बात को याद रखना काबुल, ठीक है ना। अकबर का सौतेला भाई का नाम है मिर्जा हाकिम और काबुल का शासक था और उसने अकबर के खिलाफ विरोध किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है। 6 बजे की जीके पढ़ा चुके कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनके द्वारा क्या किया गया था 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और जिसकी वजह से यहाँ पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। आप करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सभी। बेटे आपसे पूछा गया है कि रक्षाबंधन पड़ता है अरे वो आता है, ठीक है ना। इसके साथ आपकी होली आती है, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। तो आपकी जो यहाँ पर रक्षाबंधन है वो हमेशा पूर्णिमा यानी कि आपका श्रावण पूर्णिमा शुक्ल पक्ष के अंदर ये बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है कार्तिक पूर्णिमा यानी अमावस्या को, ठीक है ना, अमावस्या को क्या बनाई जाती है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर दिवाली बनाई जाती है, इस बात को सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। पूर्णिमा यहाँ पर नहीं आएगा, आपका अमावस्या यदि होगा तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा है स्तूप वास्तुकला में तोरण किसे संदर्भित करता है, आपको इसके बारे में बताना है। यदि मैं आप लोगों को एक हिंट दूं तो यहाँ पे बेटा जब शादी ब्याह होते हैं उस टाइम पे जो दूल्हा आता है, ठीक है ना, एक रस्म होती है जिसको हम कहते हैं तोरण चटकाना, ठीक है ना। तोरण चटकाने के अंदर उसे नीम की डाली या फिर राजस्थान के अंदर तलवार का यूज किया जाता है, उसके माध्यम से जो यहाँ पे एंट्रेंस होता है उस एंट्रेंस के ऊपर वो यहाँ पे क्या है तोरण को लगाया जाता है
और जिसको दूल्हा क्या करता है, चटकाता, चटकाने के बाद में फिर वो एंटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसी चीज को हिंट करते हुए प्रवेश द्वार, ठीक है ना। स्तूप वास्तुकला में तोरण संदर्भित करता है किसको, प्रवेश द्वार को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे यहाँ पर पूछा कलमंडल नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, आपको इसके बारे में बताना है। तो हमारा टॉपिक है, यहाँ का टॉपिक है कि लोगों को यहाँ पे जितने भी क्या है, नर्तक हैं और जो नृत्य क्षेत्र है, ठीक है ना, नर्तक हैं और साथ ही साथ आपका बेटा नृत्य डांसर हैं, उन आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन रहा है। हर रोज अपना एक टॉपिक है, उसको निश्चित कीजिए कि आज इस टॉपिक को मुझे कंप्लीट करना है, और इस प्रकार से यदि आप काम करते हैं तो आप लोगों की जीके इतनी बेहतरीन हो जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथकली। यहाँ पर कल मंडलम गोपी बेटा जो कथकली नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किए गए थे 2007 में, इस बात को भी याद रखिए ना। पद्म श्री कब मिला था, 2007। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रानी झांसी रेजिमेंट की भर्ती करता, देखभाल करता और कमांडर थी। तो इस बच्चे याद रखेंगे कि लक्ष्मी स्वामीनाथन है, तो यहाँ पर रानी झांसी रेजिमेंट की भर्ती करता यानी कि भर्ती करने वाली, उनकी देखभाल करने वाली कमांडर थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित की थी उसके अंदर शामिल थी, इस बात को सभी बच्चे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे, को हराने वाला पुलकेशन द्वितीय खालिस्तान वंश से संबंधित था। अब ये बता दो मेरे लाडलो कमेंट करके, जो यहाँ पर क्लास के साथ पूरा जुड़ा हुआ है, 6:30 बजे की क्लास में ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को पढ़ा रखा है या नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है ना। आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि हर्षवर्धन को हराने वाला बेटा यहाँ पे चालुक्य वंश का शासक कौन था, तो पुलकेशन द्वितीय वहां पे पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे तुम लोगों से वंश पूछ लिया और आपका कौन सा वंश हो जाएगा, चालुक्य वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन को हराने वाला पुलकेशन, यहाँ पे चालुक्य वंश बच्चे याद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैग्मा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मैग्मा क्या होता है, एक तरह का तरल, अर्ध तरल होती है, ठीक है ना। आपका ये क्या है, ध्यान से सुनेगा कि पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित अत्यधिक गर्म तरल और अर्ध तरल चट्टान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे क्या पूछा गया, सभी बच्चे पहले ध्यान से समझेंगे। भूगोल का पोर्शन आपका स्टार्ट हो गया है, और भूगोल का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटोवोल्कानो के रूप में भी जाना जाता है, एक बड़ा ज्वालामुखी जो आमतौर पर लावा प्रवाह, पायरोक्लिस्टिक जमा और मिट्टी के प्रवाह जमा के साथ साथ लावा डोम से बना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मिस्र ज्वालामुखी है, जो क्या है यहाँ पे स्ट्रेटोवोल्केनो के रूप में भी जाना जाता है और एक बड़ा ज्वालामुखी है, और जो आम का करता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर पायरोक्लिस्टिक जमा और मिट्टी के जमा, यहाँ पे प्रवाह जमा के साथ लावा डोम से बनता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 याद रखिए। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा है, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिएगा मेरे लाडलो इस बात को कि प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है उसे हम उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गरीबी के लिए 2012 में निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था और जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में रंगराजन समिति है, यहाँ पर समिति का गठन किया गया था। और कब गठन किया गया था, यहाँ पर जून 2014 के अंदर उनके द्वारा रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 गठन हुआ था 2012 के अंदर और रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी, 2014। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योजना आयोग को किस स्थापित किया गया था। आपको कि योजना आयोग की स्थापना 1950 थी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष
कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। इसके साथ ही नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? मोदी हैं। और 2015 के अंदर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। सभी बच्चे इसकी फुल फॉर्म है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। नई आर्थिक नीति को और किस नाम से जाना जाता है? तो नई आर्थिक नीति को नए आर्थिक सुधार से जाना जाता है। आप हो जाएगा, यहाँ पे डी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया में से कौन सी योजना गैर कृषि क्षेत्र में ऋण के लिए है? तो आपको बेटा इस बात को याद रखना है कि यहाँ पर जो आपकी PMMY यानी कि प्रधानमंत्री है, एक गैर कृषि क्षेत्र में छोटे और सूक्ष्म व्यावसायिक उद्यमों और व्यक्तियों को बिना किसी संपार्श्विक ऋण के लिए है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे पूछा गया, ध्यान समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन है आप, उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गलत कथन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। फैक्टर लागत पर NNP को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये बात ठीक है। व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय घरेलू आय से संबंधित अवधारणाएं हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपसे पूछा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में एक राष्ट्र के स्वामित्व वाले उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादित आउटपुट शामिल होता है, ये बात भी आपकी सही है। घर पर रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP सकल घरेलू उत्पाद GDP से अधिक प्रासंगिक है, ये बात आपकी गलत है, बाकी आपकी तीनों सही हैं। इस बात को आप लोगों ने पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा कि रेखांकन के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। तो पहले कहा कि मूल्यह्रास अप्रत्याशित अप्रचलन है, नहीं, आपकी ये बात गलत है, ठीक है ना, ये कथन सही नहीं है। पूंजीगत हानि अप्रचलन है, ये बात भी आपकी गलत है। तीसरा का मध्य किसी दिए गए वर्ष के दौरान पूरी तरह से हो जाती हैं, तो यह है या पुनर्विक्रय हो जाती हैं, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका 3, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों आपके ऑप्शन गलत दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है गौर से सुन लीजिएगा, से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्पेशली वैसे भी अपने यहाँ पर नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि पंखे के आकार के सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजाति है जिसका उपयोग रक्त विकारों और याददाश्त समस्याओं के इलाज में किया। आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि पंखे के आकार की जो पत्तों वाली सबसे पुरानी जीवित यहाँ पे वृक्ष प्रजाति है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, जिंक गो के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिनको के नाम से जानते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देंगे। और साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि आपका सपना है तो पूरा हम कराएंगे, लेकिन होगा तभी जब दोनों साथ मिलके चलेंगे। और आपका बेटा क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान के पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको इसके बारे में बताना है। पहला कहा कि पुष्कर मेले का मुख्य उद्देश्य ऊंट या घोड़े, गाय, बकरी, भेड़ आदि जैसे पशुओं का प्रदर्शन करना है, ठीक है जी। दूसरा का यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के समय नवंबर के महीने में मनाया जाता है। तीसरा का हालांकि यह त्योहार एक पुरुष यहाँ पे एक पशु उत्सव है लेकिन मेले में जानवरों का व्यापार प्रतिबंधित है। तो यहाँ बेटा आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे YouTube के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो होती है, उनके अंदर यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल बकरा, एक गाय है, बैल है, ऊंट है, उनको लाया जाता है, जो उनको शामिल किया जाता है प्रदर्शनी के रूप में, साथ ही साथ उनकी बोली लगती है, ठीक है ना। तो ये जो बात इसने कही है कि व्यापार प्रतिबंधित है, व्यापार तो प्रतिबंधित है ही नहीं, यदि यहाँ पे बिकने ना हो तो उनको लेके कौन आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी तो इसके सही है, लेकिन सी ऑप्शन है वो आपका गलत, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप है कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा
याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन के अंदर। ऑप्शन नंबर आप डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कहाँ है तो कोलकाता के अंदर स्थित है, इस बात को भी सभी बच्चे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध आबादी है? तो आप बेटा इस बात को याद रखेंगे कि भारत की जब जनगणना की गई 2011 के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो महाराष्ट्र राज्य है उसके अंदर बौद्ध आबादी सबसे ज्यादा कहां पर है? आपकी महाराष्ट्र के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु न तो बनाए जाते हैं और न ही नष्ट किए जाते हैं, इस नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, आपका द्रव्यमान मास कंजर्वेशन लॉ है जिसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि किसी भी यहाँ पर परमाणु है ना तो उसको बनाया जाता है ना ही उसको नष्ट किया जाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें C+ में O2 और आपका क्या बन जाता है यहाँ पे CO2 बन जाता है। ठीक है ना, कार्बन का जब मास आपसे बात की जाए तो कार्बन का मास कितना है? यहाँ पे 12 है। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। यहाँ पे बेटा जो एटॉमिक मास वो 16 है। ठीक है ना, 16 गुणा में हमने 2 किया तो आपका 16 दूनी कितना हो गया? 32 प्लस में हमने 12 किया तो ये आपका टोटल यहाँ पे 44 बनता है। इसका जब हम करके चलते हैं तो कार्बन का 12 है प्लस में ऑक्सीजन 2 है तो 16 दूनी 32 है, तो 12 प्लस में आपने 32 किया तो यहाँ पे भी कितना है? 44 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे परमाणु न तो बनाए जाते हैं और ना ही इन्हें नष्ट किया जाता है, और ये किसके अंदर आता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत आता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका उपयोग मृदा बंधक यानी कि सॉइल बाइंडर के रूप में किया जाता है? आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोफाइटा है जिसका उपयोग मृदा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, क्वेश्चन को फायदा पेपर लगाने का तभी है जब आप पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके उसके ऊपर जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पूछे गए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन करते हैं और फिर बाद में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था क्रिकेट मैचों का संचालन और नियंत्रण करती है? तो फीफा बेटा किससे रिलेट करती है? फुटबॉल से, ये आपको मैंने पढ़ा रखा है। और यहाँ पर जो ICC है वो किससे रिलेट करती है? क्रिकेट से रिलेट करती है। क्रिकेट मैच का अगला क्वेश्चन बेटा आपको ध्यान से पहले सुनना है, उसके बाद में सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर? अक्टूबर 2023 में 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि अक्टूबर 2023 में 19वें एशियाई खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर जो स्टीपल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अविनाश साबले ने। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। और इसके द्वारा बेटा 8 मिनट 15 सेकेंड यहाँ पे 8 मिनट पॉइंट 15 और आपका पॉइंट 30 इस टाइम के अंदर क्या किया है इसने? कंप्लीट किया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। 8 घंटे 15 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ये स्पर्धा है कंप्लीट करके एक नया गेम रिकॉर्ड बना के इन्होंने स्वर्ण पदक है उसको जीतने का काम किया। ठीक है ना, बच्चे याद रखेंगे। 23 में आयोजित महिला प्रीमियर लीग है वो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और कप्तान की बात की जाए तो यहाँ पे हरमनप्रीत कौर है जो इनकी कप्तान थी। इस बात को भी सभी याद रखेंगे। अक्टूबर 2023 में प्यूमा इंडिया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर है तो यहाँ प्यूमा इंडिया नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? 1929 के अध्यक्ष कौन? मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है कि 1929 के अंदर क्या है पूर्ण स्वराज्य अपने आप को घोषित किया था, जिसके तहत यहाँ पर बेटा
उन जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था। इसके साथ 1929 के जो यहाँ पर बेटा अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की थी ना। 1929 और 1930 दोनों के अंदर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष रहे, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों ने। अगला प्रश्न गया है, चोल प्रशासन की चोल प्रशासन के किसान क्या है के नाम से जाना, नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया किस मौर्य शासक ने त्याग दिया था, ये करा रखा है ना कि यहाँ पर जो आपका अशोक है, अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व यहाँ पर क्या था, कलिंग के राजा खारवेल के साथ आई है, उसके अंदर बहुत ज्यादा युद्धपात रक्तपात हुआ था, और जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अशोक के अंदर उस चीज की गिलानी हो गई थी कि ये युद्ध नहीं होता तो इतने लोग नहीं मारे जाते। उसके बाद में उसने युद्ध की नीति उसको त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बढ़े आप कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है में से कौन सा यहाँ पे मिजोरम से संबंधित है। तो यहाँ पर बेटा जो कथकली है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। इसके साथ ही बिहू कहाँ का है, असम का। यहाँ पर इसके बाद में आपसे यदि पूछा जाए तो चेराव नृत्य कहाँ से रिलेट करता है, मिजोरम से रिलेट करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलूरी सीताराम राजू किस विद्रोह के नायक थे। तो इस बात को अलूरी सीताराम राजू रंपा विद्रोह से करते हैं, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार निश्चित करता है, आपको इसके बारे में बताना है। और साथ ही साथ बेटा आज जो आप पेपर लगाएंगे उस पेपर के अंदर आपका स्कोर कितना रहता है। स्कोर मतलब कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके अंदर आप लोगों को ये पता था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, ठीक है ना। तुक्के के अंदर आपका आंसर सही हो गया वो बात अलग है, आपने और जो यहाँ पे स्कोर है कितना है, कितने क्वेश्चन थे जिसको वास्तविकता के बारे में आपको नॉलेज थी, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। कि आज यदि इसी प्रकार का आपके दिल्ली पुलिस का पेपर आ जाए तो इनमें से कितने क्वेश्चन है जो आप कर पाएंगे और जिनके बारे में आपको 100% जानकारी है, इस बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपका बेटा आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 21 है जिसके तहत लोगों को जीवन का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर भारत धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। पिछला क्वेश्चन और साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उन क्लासेस को देखा है, तो ये क्वेश्चन जो आज की क्लास में आने लग रहे हैं ये मान के चलिए कि उनमें से लगभग क्वेश्चन मैंने मेरी क्लास में पढ़ा रखे हैं। लेकिन बेटा बेनिफिट उसी बच्चे को होगा जो डेली क्लास के अंदर रेगुलर आता है, पहले क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक बना रहता है, साथ ही साथ उन क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करता है। कोई भी चीज एकदम से हमारे दिमाग के अंदर नहीं बैठती है, बार बार उन चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। यदि आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो अपने आप को ईमानदार बना लीजिए, समय लगाकर पीछे की वीडियो को भी देख लाइए ताकि आप लोगों के जो पीछे के डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में भारत में धन विधेयक को कहां पेश किया जाता है, केवल लोक नंबर 110 के तहत। और साथ ही साथ यहाँ पर बेटा राज्यसभा के अंदर सिर्फ इसको 14 दिन जा सकता है, पेश नहीं किया जाता, इस बात लोगों ने याद रखना है। भारतीय भाग नंबर 4 में क्या शामिल है भाई, अब तुम लोग ये कह दो कि नहीं जी ये तो एक एक चीज पेपर के अंदर रखी है, जो चीज मैंने पढ़ा रखी है मैंने धोखाधड़ी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे 10 बच्चे पढ़ ले लेकिन मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे बैठ जाओ। आप लोगों ने यदि आज से तैयारी स्टार्ट की है 1 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है,
लेकिन उसके लिए आपकी कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। आप लोगों को बार बार उन चीजों को रिवाइज करने की आवश्यकता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य है जो आपके भाग नंबर 4A से शामिल है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। मूल अधिकार आते हैं भाग नंबर 3 में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपातकालीन प्रावधान है जो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, और आपके बेटा आर्टिकल नंबर 352, 356, 360 यही इसके अंदर शामिल है। इस बात को भी तुम लोगों ने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। यहाँ पर बेटा जाए कि इनको संवैधानिक संशोधन के तहत जो 1976 में, ठीक है ना, आपका 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1976 के अंदर जोड़ा गया था। यहाँ पे सरदार सवर्ण सिंह जो आपकी बेटा समिति है इसके द्वारा इसको है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आता है बेटा इस साइड में भारत का, जो ये ना आपका जिसमें गुजरात, इसके बाद में मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, ये आते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये अरब सागर का हिस्सा है, ठीक है ना। इधर जो है अरब सागर है, तो आपका बेटा लक्षद्वीप भी कौन से क्षेत्र में आता है? अरब सागर के अंदर आता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अंडमान निकोबार आपसे पूछा जाएगा तो ये बंगाल की खाड़ी ना, अंडमान निकोबार कहां पर आएगा? आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर आएगा। इस बात को भी तुम लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का मानक मध्याह्न रेखा क्या है? तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा जब आपसे पूछी जाएगी तो आपकी 82 डिग्री और 30 सेकंड पूर्व देशांतर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनगणना 2000 के अनुसार शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी की आवश्यकता कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यदि शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं तो उन्हें 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप आपकी दूसरा क्या होना चाहिए? श्रम होना चाहिए। तीसरा क्या है? पूंजी होनी चाहिए। और चौथा क्या है? उद्यम रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है MS वर्ड में किसी दस्तावेज को सहेजने यानी कि सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आपको बेटा है तो Ctrl+P किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए होता है, ठीक है ना। Ctrl+P है वो प्रिंट के लिए होता है। Ctrl+Z है ये आपका अंडू, यानी कि कोई चीज आपकी बेटा यहाँ बाई चांस गलती से कट गई है तो उसके लिए हम अंडू का यूज करते हैं। कंट्रोल ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट आंसर, बच्चे याद रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पूछा गया है कि इंटरनेट फाइल स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरित करने के लिए FTP का यूज करते हैं। नंबर क्या होगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा है कि एक्सेल में डेटा की एक श्रृंखला का चयन कुंजी शिफ्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईमेल एड्रेस के दो कौन से होते हैं? तो पहला कौन सा होता है? जो उपयोग करता है उसका नाम, और दूसरा कौन सा होता है? डोमेन नेम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका Ctrl+V है वो यूज किया जाता है किसके लिए? पेस्ट के लिए, ठीक है ना। इसके साथ Ctrl+C है ये कॉपी के लिए यूज होता है। Ctrl+Z अभी मैंने आपको बताया था अंडू के लिए होता है, और आपका Ctrl+X है ये कट के लिए यूज होता है। यानी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। Ctrl+ को हम कट इसमें MS सभी बच्चे याद रखेंगे। पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन है ईमेल में फाइल संकलन यानी कि अटैच करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको इसके बारे में बताना है। तो पहला कहा एक ईमेल संदेश में कई फाइलें संकलन की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। एक ईमेल के अंदर हम बहुत सारी फाइलें उनको एक साथ इकट्ठी कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा।
ईमेल रचना विंडो के भीतर संगलकों का पूर्व अवलोकन है, यानी कि प्रीव्यू किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप पीछे की जो चीजें हैं उनको देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, ईमेल भेजने से पहले आप संगलकों को हटाया बढ़ा यहाँ पर बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। संगलक का आकार असीमित होता है, जी नहीं। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपकी सीमा बंधी हुई है। 25 MB से आप 50 MB के बीच में ही दे सकते हैं, ये आपकी फिक्स है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। अगला लोगों से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि MS एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो MS एक्सेल में पिवट टेबल का मुख्य उद्देश्य डेटा का और विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर ए आपका आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP का एक उदाहरण है। तो ISP यहाँ पर बेटा है कौन सा, एयरटेल, ठीक है ना। एयरटेल से तो हम लोग मान इनके अंदर ही तो नेट आता है, मोजिला गूगल आउटलुक हैंगे तो तब चलेंगे जब नेट होगा, और नेट किससे मिलेगा, एयरटेल से मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझने की आवश्यकता है, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देंगे तो बिल्कुल आपका सही होगा। कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवा प्रदाता का एक उदाहरण है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एयरटेल हो जाएगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखें। में URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। URL की आप लोग फुल फॉर्म याद रखें, कई बार यहाँ पर फुल फॉर्म के अंदर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो यहाँ पे URL फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेब पेज के अद्वितीय पते को निर्दिष्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। ये आपके बेटा 50 क्वेश्चन जो GK GS से आने थे आपके, ठीक है ना। इसके साथ ही 10 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के आने थे वो मैंने आपको दी है। थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तुम्हारा धैर्य वो कमजोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज आपका ये ओरिजिनल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर वॉच कर लें, ताकि बेटा आप लोगों की किसी भी प्रकार की तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, पहली बात। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दें जिनका आप भला चाहते हैं। वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो आप जिन दोस्तों को ये चाहते हैं कि मेरे साथ इसका भी सिलेक्शन हो जाए, तो इसका जीवन का भी उद्धार हो जाए, तो उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना है। क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देंगे, ताकि हम लोगों को भी आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के ऊपर आपको प्रतिदिन एक ओरिजिनल पेपर का यहाँ पे चीर फाड़ करने वाले हैं, ठीक है ना। डेली एक ओरिजिनल पेपर का हम चीर फाड़ करेंगे, उसके अंदर ये देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ जाएं और कौन से हिंट हैं जिसके माध्यम से उस क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। और इसके साथ ही जो बच्चा अब तक किसी भी बैच के साथ नहीं जुड़ा है, सही तरीके से फैसला नहीं ले पाया है, तो एक बार हमारे ऊपर भरोसा करके देखिए। YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आपके सभी बैचेज हैं वो भी एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर कंप्लीट बैच के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ताकि आप लोग पहले सिलेबस के साथ कनेक्ट हो सके, उसके बाद में समय पर अपना 3 से 4 बार सिलेबस उसको कंप्लीट कर सकें। इसी थीम को रखते हुए YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आपके बैचेस को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। यदि कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप लोग क्लियर किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और शाम को सभी बच्चे 7 बजे, ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी बच्चे यहाँ पर नए जो आपकी क्लास है उसके लिए तैयार रहेंगे, जिसके अंदर एक नया टॉपिक हम और डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।